नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हेलो किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवार से शुक्रवार हम शाम के 6 बजे हेलो किसान कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम कृषि से संबंधित अलग अलग दिन अलग अलग विषय लेकर आते हैं, जिन विषयों पर विस्तार से चर्चा होती है। विशेषज्ञों से हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपकी भी बहुत ही अहम भूमिका होती है इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप भी सीधे सीधे विषय से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम में। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके विशेषज्ञ से सीधे बातचीत कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा खरीफ बीजों की उपलब्धता और बाजरे की खेती। तो इन विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको सवाल पूछने के लिए बस हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। तो बेझिझक कॉल करें और अपना सवाल पूछें। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी का वॉल्यूम बंद रखना है, ताकि बातचीत में रुकावट ना आए। सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान मौजूद है, जिनसे हम ये बातचीत करेंगे। तो आइए आपका परिचय हम करा दें। हमारे साथ डॉक्टर एमएल अरोड़ा जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि निदेशक है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री एलडी शर्मा। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं, प्रभारी बाजरा परियोजना दुर्गापुरी कृषि अनुसंधान संस्थान में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो बातचीत की हम शुरुआत करते हैं और खरीफ बीजों की उपलब्धता की जहां तक बात है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे अरोड़ा जी, हमें बताएं कि किस तरह से जो खरीफ बीजों की उपलब्धता है वो इस वक्त है। देखिए, जैसे आपने बताया ही है कि मैं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड से हूँ, निदेशक वाणिज्य का कार्य देखता हूँ। और हमारी जो बीज की गुणवत्ता है ये सभी को मालूम ही है, क्योंकि देश की सर्वोत्तम कंपनी है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड। अभी के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे पास खरीफ के लिए जो सर्टिफाइड बीज हैं वो रेडी हैं और बहुतायत मात्रा में हैं। मतलब जितना भी ज़रूरत है किसान को जगह जगह मिलता है। और हमारा अगर नेटवर्क देखें तो सारे भारत में तकरीबन हमारे 80 एरिया ऑफिसेज हैं। फिर उन एरिया ऑफिसेज के आगे भी सेल काउंटर हैं। फिर डीलर्स नेटवर्क है 2200 का पूरे देश में जी। तो मेरे हिसाब से हमारे पास जो बीज हैं लगभग हर एक किसान के बिल्कुल नज़दीक में मिल जाता है। पूरे भारत में कहीं भी अगर देखेंगे जी। कहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी अगर लेना चाहेंगे तो हमारे बीज मिल जाते हैं। अगर मैं खरीफ सीजन की बात करूं जो अभी शुरू हो रहा है या हो गया है, समझो अभी बुआई भी शुरू हो गई है, तो उसमें तकरीबन हमारे पास 3,15,000 क्विंटल सर्टिफाइड बीज जी, जिसमें हर एक किस्म का बीज है। जैसे अगर मैं बताऊं, अलग अलग करके बताऊं, तो 1,15,000 क्विंटल जो है धान का बीज है, 9,000 क्विंटल रागी का बीज है, 25,000 क्विंटल सोयाबीन का बीज है। सोयाबीन हालांकि इस बार कम है क्योंकि पिछली बार फसल खराब हुई थी, परंतु फिर भी हमने कोशिश करके ये कोशिश किया है कि ये सोयाबीन का बीज मिलता रहे। उसके अलावा हमारे पास 78,000 क्विंटल मूंगफली का बीज है, 25,000 क्विंटल मूंग का बीज है, 6,000 क्विंटल उड़द का बीज है, 10,000 क्विंटल दलहनी अरहर है, 13,000 क्विंटल। इसी तरह बात करें तो चारे में भी हमने बहुत प्रगति की है। अभी हमारे पास चारे के काफी सारे बीज हैं। उसमें अगर बोले तो मक्का है, अगर बाजरा है, मक्का है, चरी है, बहुत सारे बीज हैं। जी जी बिल्कुल। तो आगे भी आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से बीजों की व्यवस्था किसानों के लिए की जा रही है। इस पर बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मॉनसून के आते ही किसान खरीफ फसलों की बुआई का काम शुरू कर देते हैं। जून और जुलाई महीना खरीफ फसलों के लिए बेहद ही उपयुक्त माना जाता है। खरीफ फसलों में खासकर धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर, तिल, सोयाबीन और मूंगफली की बुआई की जाती है। ऐसे में किसानों को अच्छी उपज और आमदनी के लिए बीजों की उपलब्धता पर निर्भर होना पड़ता है। किसान उन्नत बीजों का चुनाव कर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। भारत अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्राजील के बाद विश्व का 5वां सबसे बड़ा बीज उत्पादक देश है।
बीज उत्पादन के क्षेत्र में भारत लगातार विकास करता आया है। भारत में सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर बीज उत्पादन जारी है। सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए समय समय पर कुछ न कुछ योजनाएं लाती रहती है। सरकार के लिए छोटे और सीमांत किसानों तक बीज उपलब्ध कराना एक चुनौती से कम नहीं है। किसान अलग अलग राज्यों में अलग अलग विभागों में सरकारी बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद बीज की कीमत भी आपको देनी होगी। उस पैसे को बाद में आपके द्वारा दिए हुए बैंक खाते में लौटा दिया जाएगा। नकली बीजों की उपलब्धता भी एक गंभीर समस्या है। किसानों को बीजों की खरीद में ऐसी ठगी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नकली बीजों से आर्थिक नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग द्वारा इस साल अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे कि किसान अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। ऐसे में किसान प्रमाणित जगह से ही बीज की खरीदारी करें। बीजों की गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता का खास ख्याल रखें। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और शर्मा जी, अब आपसे बाजरे की खेती के बारे में बातचीत करना चाहेंगे हम। सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो बाजरे की खेती है, इसकी महत्ता कितनी है? जैसा कि मैं बताऊं मैडम आपको, बाजरा खरीफ की मुख्य फसल है और बाजरा उस जगह पे होता है जहाँ पे दूसरी कोई भी फसल बुआई नहीं होती है और जहाँ कम से कम 100 mm 150 mm 50 mm गर्म जलवायु और सूखा सहन करने की क्षमता इस फसल में है। और किसान को दाने के साथ साथ में इसमें चारे की उपलब्धता भी होती है, तो जानवरों के लिए इसे चारा भी बिल्कुल प्राप्त। सूखा क्षेत्र है मुख्य रूप से, हमारे राजस्थान का राज्य ले लो या नॉर्थ इंडिया में अपने हरियाणा का है, यूपी का है, तो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। विशेष रूप से वहां बाजरे की बहुत ज्यादा महत्व है चारे के रूप में और दाने के रूप में। जी बिल्कुल, यानी कि पानी की उपलब्धता जहाँ पर कम रहती है, किसानों के पास विकल्प बहुत ही सीमित हो जाते हैं कि वो किस तरह की फसलों की खेती यहाँ पर कर सकते हैं। तो बाजरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसकी खेती की जा सकती है, साथ ही चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बाजरे की खेती काफी महत्वपूर्ण है और किसान किस तरह से बाजरे की खेती करे, किन बातों का ध्यान रखे, इस पर विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। बाजरा खरीफ के समय उगाई जाने वाली फसल है। भारतवर्ष में लगभग 85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की खेती की जाती है, जिसमें से 87% क्षेत्र राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्य हैं। बारानी क्षेत्रों में मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही बाजरे की बुआई कर देनी चाहिए। उत्तरी भारत में बाजरे की बुआई के लिए जुलाई का प्रथम पखवाड़ा उचित माना जाता है। बाजरे को मोटे दाने वाली फसलों में गिना जाता है। पोषण की दृष्टि से भी बाजरा काफी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व, कैल्शियम पाए जाते हैं। भोजन के अलावा बाजरे का इस्तेमाल पशुओं के हरे चारे के रूप में भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा बाजरे का इस्तेमाल मुर्गियों के दाने के रूप में होता है। कम लागत में बाजरे की खेती कर किसान अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। बाजरे में गेहूं और धान से अधिक लौह तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण बाजार में बाजरे की मांग बढ़ी है। बढ़ती मांग को देखते हुए किसान इसकी खेती कर अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। कुछ खास बातों का ख्याल रखकर किसान बाजरे की सफल खेती कर सकते हैं। किसान अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करें। पूसा 443, पूसा 383, HHB 216, HHB 223, HHB 67 बाजरे की उन्नत किस्में मानी जाती हैं। बाजरे की खेती के लिए रेतीली बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। किसान बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई करें और उत्तम जल निकासी के लिए खेत को समतल कर ले। ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी ज्यादा दिनों तक भरा ना रहे। दिनों तक पानी भरे रहने की वजह से पौधों को रोग लग सकते हैं, जिसका असर पैदावार पर पड़ सकता है। बाजरे की खेती के लिए 32 से 37
सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण का खास ख्याल रखें। बाजरे की फसल में दीमक, सफेद लट और तना मक्खी के प्रकोप का खतरा होता है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह पर ही दवाओं का छिड़काव करें। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर अरोड़ा, जैसे कि आपने कई फसलों का जिक्र किया है जिसकी अच्छी खासी उपलब्धता जो है वो अभी है, लेकिन सब्जी के खास तौर पे मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे जो किसान हैं वो सब्जी फसलें उगाते हैं। ऐसे में जो खरीफ की सब्जियाँ हैं उनमें किस तरह की महत्वपूर्ण सब्जियाँ हैं जिनकी बीजों की अच्छी खासी उपलब्धता है आपके पास? हाँ जी, इन दूसरी फसलों के साथ साथ में सब्जी का भी उतना ही महत्व है और हमारे पास में सब्जी की भी बहुत सारी फसलों के बहुत सारी वैरायटीज़ हाइब्रिड्स होते हैं और उसमें मेन जो हमारे पास हैं वो भिंडी है, जैसे भिंडी आलू का बीज है, भिंडी का है, लौकी का है, बैंगन का है, गाजर का है, फूल गोभी का है, लोबिया है, खीरा, सेम, गवार की फली जैसे आती है, जैसे सब्जी बनाते हैं आप, फ्रेंच बीन है और मेथी, सीताफल, मूली, तोरी, चुकंदर, मटर, पालक, धनिया, टमाटर, इनकी सबके नॉर्मल वैरायटीज़ भी आती हैं और हाइब्रिड भी आती हैं। ऐसा जैसे आप जानते हैं कि हाइब्रिड की जो यील्ड होती है वो नॉर्मल वैरायटी से काफ़ी ज़्यादा होती है जी। और ये काफ़ी सारी बीमारियों को प्रतिरोध भी करती हैं, प्रतिरोधक क्षमता होती है हाइब्रिड के अंदर। इसलिए आजकल के किसान जो हैं हाइब्रिड को पसंद करते हैं और हमारे पास आज की डेट में लगभग निगम के पास में 7,000 क्विंटल सब्जी का प्रमाणित बीज है जो हम किसानों के लिए रेडिली अवेलेबल है। मतलब पूरे देश में हमारे नेटवर्क के थ्रू कहीं भी लेना चाहें तो मिल सकता है। और इसके अलावा हमारे पास एक सब्जी की किट भी आती है जिसमें एक ही पैकेट के अंदर 7-8 छोटे-छोटे होते हैं। जैसे होम गार्डनिंग के लिए अगर कोई घर में लगाना चाहे तो वो एक वेजिटेबल किट बोलते हैं उसको। जी जी जी। तो ये एक बहुत ही अच्छी मतलब चीज है कि जैसे आजकल शहरों के लोग हैं थोड़ा किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, किसी की हॉबी है, तो उसके लिए हमने एक किचन गार्डनिंग किट बनाई है जिसमें 7-8-10 सब्जियां होती हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी करके क्वांटिटी होती है जो अपने घर पे अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि व्यावसायिक तौर पर जो खेती करते हैं उनकी अपेक्षा जो इसमें मात्रा होती है बीजों की वो कम रहती है, बहुत कम होती है। मतलब थोड़ी होती है कि अपने घर के लिए जो है सब्जी वो पैदा कर सकते हैं अपने घर पे ही, फ्रेश हैं और हॉबी भी पूरी कर सकते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, ये भी जानना चाहेंगे कि जो किसान हैं जो राष्ट्रीय बीज निगम से बीज उपलब्ध करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं और किस तरह से बीज प्राप्त कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है indiaseeds.com करके, उस पे आप जाइए, वहाँ पे पूरे नेटवर्क की डिटेल मिलेगी। हमारे जो दिल्ली का हेड ऑफिस है उसका पता मिलेगा, हमारे वहाँ पे सेल काउंटर भी है दिल्ली हेड ऑफिस में। और जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे 70-80 के करीब एरिया ऑफिसेज हैं, वहाँ का पूरा नेटवर्क है। हर एक राज्य के अंदर 1 या 2 एरिया ऑफिसेज होते हैं, फिर रीजनल ऑफिसेज होते हैं, हमारे 11 रीजनल ऑफिस हैं पूरे देश के अंदर। और उसके अलावा हमारे डीलर नेटवर्क भी हैं, मतलब 2200-2200 के करीब डीलर्स भी हैं पूरे भारत के अंदर, जिनसे आप किसी भी शहर में जाकर, जिसपे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का बोर्ड लगा रहता है, तो उनके पास में उपलब्धता होती है। जी जी। तो क्या इस वेब पोर्टल से ये तमाम जानकारियां मिल सकती है? बिल्कुल, आप वेब पोर्टल पे विजिट करिए, आपको सारी जानकारी, इवन जो हमारी 80 फसल हैं और उनके 650 के करीब वैरायटीज हैं, उनका भी पूरा डिटेल उसके ऊपर मिलता है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रामशंकर जी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका रामशंकर जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार जी, रामशंकर जी हम सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम नमस्कार। जी जी। हाँ नमस्कार, आपसे जानकारी लेना था जी सर। हाँ सोयाबीन, सोयाबीन मतलब हम बोते हैं मैडम। ठीक है। हाँ, तो सोयाबीन के बीज की पहचान कैसे की जाए, अच्छी किस्म का बीज कैसा होता है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त की जाए? जी जी बिल्कुल शंकर जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। अक्सर ये सुझाव दिया जाता है किसानों को कि गुणवत्ता युक्त बीजों का ही चुनाव करें, तो गुणवत्ता युक्त बीज है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें? तो डॉक्टर अरोड़ा क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? देखिए इसमें बहुत आसान है। देखिए बीज का आप ऐसे बीज को ऊपर से देख के तो पता लगा नहीं सकते कि अच्छा है या खराब है या वेराइटी ठीक
ठीक है या प्योर है या नहीं है। जी। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप है ना केवल सर्टिफाइड बीज खरीदिए, और भारत सरकार की जैसे कॉरपोरेशंस हैं और स्टेट कॉरपोरेशंस हैं उनके थ्रू अगर खरीदते हैं तो उसमें आप निश्चिंत रहिए कि वो अच्छा ही होगा। अगर वो सर्टिफाइड है और भारत सरकार की कॉरपोरेशन के से लिया है आपने तो उसमें कोई मतलब शक की गुंजाइश ही नहीं है। जी जी। तो इसलिए आप है ना किसी भी लोकल दुकानदार से या इस तरीके से बीज को ना खरीदिए। उस बीज के थैले के ऊपर उसका टैग कि वो सर्टिफाइड है सरकार के द्वारा, और प्रेफर ये करिए कि वो सरकार की कंपनी से ही खरीदें तो वो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, और उसकी रसीद भी साथ ही उनको रसीद जरूर मिलती रखनी है चाहिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बाजरे की खेती के बारे में बात करें तो शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, बुआई का समय चल रहा है और ऐसे में जो किसान हैं जो बाजरे की खेती करना चाहते हैं उन्हें किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए? किसान भाइयों को मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अब बरसात शुरू हो गई है और बारिश जैसे शुरू होती है बाजरे की बुआई सबसे पहले होती है। तो किसान भाई अपना खेत तैयार करके 2 जुताई करके तैयार पाटा वाटा देके तैयार रखें और उसी जगह बाजरे की बुआई करें जहाँ पानी नहीं बढ़ता हो और थोड़ा सा आगे ऊंचाई पे खेत हो, क्योंकि बाजरे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती है। और खेत को अच्छी तरह से भुरभुरा करके तैयार बलुई दोमट मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा करके तैयार रखें। और बीज अभी बाजार से खरीद के रहें, जैसा कि अभी अरोड़ा जी ने बताया, बीज मुख्य रूप से राष्ट्रीय बीज निगम या राज्य बीज निगम जितने भी ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिस हैं, वहीं से खरीदे। और बाजरे का बीज या वैरायटी खरीदते समय थोड़ा ये सावधानी ध्यान रखें किसान भाई। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा हमें। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल यहाँ जरा हम ले लेते हैं। राजस्थान से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं राजस्थान शुरू से कपिल कुमार बोल रहा हूँ। जी कपिल जी पूछिए। जी मैम, मेरे को बाजरे की अच्छी क्वालिटी के बारे में पता करना है, बरसात में कौन सी फसल जी कौन सी किस्म जो है उसका चुनाव की जा सकती है। जी शर्मा जी, राजस्थान के लिए कुछ अच्छी किस्मों के बारे में बताएं। उसी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में हमारा जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है जहाँ की बारिश कम होती है, 250-200 mm से कम होती है, वहाँ पे ऐसी किस्मों का चयन करे किसान जो जल्दी पकती हो, 70 से 72 दिन में पक के तैयार हो जाती हो। उसके लिए RHB 177 एक वैरायटी है, हमारे दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र से विकसित की गई है और हमारा स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है राजस्थान वो बेच रहा है। इसके अलावा हरियाणा से है HHB 272 है, HHB 223 है, HHB 226 है। कुछ जल्दी पकने वाली किस्में हैं, बायर कंपनी की है, लेकिन वो नोटिफाई हो भारत सरकार के द्वारा शीघ्र पकने वाली किस्में पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त है। और आप जब मध्य राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं तो वहां मध्य समय में पकने वाली किस्मों का चयन करें जो 75 से 80 दिन में पक के तैयार हो जाए। उनको बरसात की भी पानी की 500 mm और 550 mm तक की बरसात होती हो, जिसमें RHB 173 RHB 173 है, MPMS 17 है, HHB 196 है। ऐसी कुछ किस्में हैं जो मध्य समय में पक्के तैयार होने वाली है, उनकी बुआई करें। तो राजस्थान में इस विशेष रूप से जल्दी पकने वाली और मध्य समय में पकने वाली दो ही तरीके की किस्में बेहतर रहेगी। बिल्कुल, तो कपिल जी विस्तार से यहाँ पर आपने जाना है कि कौन कौन सी किस्में हैं जिसका चुनाव आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको जरूर लाभ होगा। बहरहाल इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा,
उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम खरीफ बीजों की उपलब्धता और बाजरे की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो इस विषय से जुड़ा हुआ हो तो आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमानों से राय ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर अरोड़ा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो राष्ट्रीय बीज निगम है उसके कार्यप्रणाली के बारे में हमें बताएं ज़रा कि जो इसका बीज का उत्पादन है और वितरण के जो कार्य हैं वो किस तरह से कराए जाते हैं, किस तरह से ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। देखिए, राष्ट्रीय बीज निगम जो है भारत सरकार ने बनाया था किसानों की सहायता के लिए, और इनके जो राष्ट्रीय बीज निगम है इनके पास में अपने फार्म्स हैं जी। अपने फार्म्स मैं आपको बताऊं तो लगभग 55,000 एकड़ जगह जो है अपनी है, जहाँ पे खुद के फार्म हैं। हम उसमें सबसे अच्छी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ करके और हाई क्वालिटी के सीड डेवलप करते हैं। फिर दूसरा हम तरीका क्या है कि हमारे पास तकरीबन रजिस्टर्ड 10 से 12,000 किसान हैं जिनकी ज़मीन पर हम बीज पैदा करते हैं और पैदा करके अपनी देख रेख में फिर जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं उनके द्वारा प्रमाणित करवा करके फिर अपने पास जो उच्च तकनीक के प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जिनमें उन बीजों को प्रोसेस करते हैं, पैक करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो सबसे अच्छे स्टोरेज माध्यम है वो हमारे पास हैं। ये तो हो गया हमारा एक प्रोडक्शन का तरीका। ठीक है। और प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास न्यूक्लियस बीज जो सबसे पहला बीज होता है और दूसरा फाउंडेशन बीज, वो भारत सरकार द्वारा ICR के थ्रू हमें मिलता है। तो एक हम रेस्पॉन्सिबल एजेंसी हैं बीडर सीड को फाउंडेशन सीड में बनाने के लिए, फाउंडेशन सीड को सर्टिफाइड सीड में बनाने के लिए, फिर उसकी गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए, फिर उसको पैक करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑल अक्रॉस इंडिया। ये तो हो गया प्रोडक्शन। जहाँ तक वितरण का सवाल है, हमारे पास मैंने पहले भी बार बार बताया है कि हमारा टोटल नेटवर्क है जिसमें एरिया ऑफिसेज हैं, जिसमें रीजनल ऑफिसेज हैं, फिर डीलर नेटवर्क है जिनके थ्रू हम ये सारा सेल करते हैं और फार्मर को, किसान को उसके दरवाजे पे उपलब्ध कराते हैं। और तीसरी बात हुई कि प्राइस रेट जो मेन चीज है, तो हमारे जो रेट होते हैं वो ओपन मार्केट से काफी कम होते हैं, क्योंकि हमारा मोटो जो मेन है वो किसान को अच्छी गुणवत्ता का बीज उसके दरवाजे पे उपलब्ध कराना है, ना कि हमारा कोई व्यापारिक बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट का माध्यम है। बिल्कुल। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका यहाँ पे कॉल लेते हैं। मनोज जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। ये पूछ रहे थे आप सुगंधा खेती सुल्तानपुर में करना चाह रहे हैं, बीज कहाँ मिलेगा और कैसे इसका प्रशिक्षण होता है? किसकी खेती करना चाहते हैं मनोज जी? अश्वगंधा, जड़ी बूटी वाला। अश्वगंधा की, ठीक है। बताएं डॉक्टर। अश्वगंधा बेसिकली ये मेडिसिनल प्लांट है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट नॉर्मली हम नहीं करते हैं, बट हमारे काउंटर पार्ट हैं जो सरकार की एक कंपनी है वो मेडिसिनल प्लांट में डील करते हैं। तो आप भारत सरकार की वेबसाइट पे जाके आप मेडिसिनल प्लांट की डिटेल वहाँ से ले सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी जी। अगर आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको भी इसकी डिटेल उपलब्ध करवा देंगे। जी बिल्कुल। आइए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और शर्मा जी से हम जान ले बाजरे की खेती के बारे में कुछ और बातें। शर्मा जी बताएं हमें कि किस तरह से जो खेत की तैयारी है उसके बाद बात आती है बुआई की, तो किस तरह की वैज्ञानिक विधि किसानों को अपनानी चाहिए ताकि उनको एक अच्छी उपज मिल सके बाजरे की? बाजरे में विशेष रूप से मैं बताऊं आपको किसान भाइयों को कि पैदावार बाजरे की पिछले 4-5 साल से 10 साल से इतनी बड़ी है, उसमें मुख्य रूप से उन्नत किस्मों का प्रयोग किया है किसानों ने और इसके साथ में उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया है। इसमें किस्मों का चयन प्रॉपर रूप से किसान करे कि वो किस एरिया में बोना चाहता है, उस एरिया उस क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म चिन्हित की गई है, उसके लिए वेबसाइट है हमारे बाजरे की। हमारा जो कोऑर्डिनेटर यूनिट है जोधपुर की, उनकी वेबसाइट खोल के उसमें देख सकते हैं कौन सी किस्म किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। किस्म का चयन करने के बाद में
जब बारिश आ जाए, उस बारिश के तुरंत बाद में दूसरे दिन वो किसान भाई सोइंग कर दे, बुआई करे। बुआई करने के लिए अपन को लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी नहीं रह सकी, उसके लिए 10 से 15 दिन के बाद में किसान भाई बाजरे में छटाई का काम करें और 15 सेंटीमीटर की दूरी पौधे से पौधे की दूरी रह जाए, इस तरीके से उसमें उसको अपन छटाई का काम बोलते हैं, वो मुख्य रूप से बाजरे में करें। क्योंकि पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रहेगी तो उससे पौधे का विकास उपयुक्त रूप से होगा और उससे अपन को ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिलेगी। और जो दुनिया अपन गोबर बुआई से पहले किसान भाई डाल देंगे 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और उसके साथ में बुआई के साथ में डीएपी और यूरिया जो अपन देते हैं, तो अपन को नाइट्रोजन और 30 किलो फास्फोरस की जरूरत पड़ती है इसमें। अगर आपने गोबर की खाद या किसान भाई ने वर्मी कंपोस्ट दे दी है तो उसमें नत्रजन और फास्फोरस उर्वरकों की जरूरत नहीं रहती है बाजरे में विशेष रूप से। लेकिन इसमें इतना ध्यान जरूर रखें कि बारिश के तुरंत बाद में इसकी बुआई करते हैं, क्योंकि पहली बुआई के साथ में जो बाजरे का गर्म जो वातावरण होता है मिट्टी का, उसमें जो बाजरे की जो फसल लगती है वो सबसे ज्यादा अच्छी फसल होती है। और बुआई के 15 से 20 दिन के बाद छटाई का काम भी विशेष रूप से किसान भाई कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और यूरिया जो बची हुई यूरिया की मात्रा है वो 20 दिन बाद में उसमें छटाई उसमें छिड़क करके यूरिया की मात्रा दे दें, नत्रजन की मात्रा। जी शर्मा जी, इसके साथ ही पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी बता दें हमें विस्तार से कि किस किस तरह से कितने अंतराल पर किस तरह के पोषक तत्वों का जो है प्रयोग वो किसानों को करना चाहिए एक अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। अच्छा, पोषक तत्वों के लिए किसान भाई मुख्य रूप से बाजरे में गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती जो बोल रहे हैं आजकल, उसमें जमीन भी खराब नहीं होती है और फसल की पैदावार भी अच्छी होती है, तो विशेष रूप से गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। लेकिन फिर भी अगर इसमें अपन पोषक तत्व प्रयोग करना चाहें तो जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां 90 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस, और जहां बरसात कम होती है या पानी कम उपलब्धता होती है वहां पे 50 किलो नाइट्रोजन और 30 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान काम में लें पोषक तत्वों के रूप में। और इसके साथ में विशेष रूप से बाजरे में जो है वो किस्म का चयन और उन्नत किस्म का ही प्रयोग करें, जिसमें संकर किस्में है बाजरे में पैदावार ज्यादा देगी लेकिन चारे की मात्रा कम रहेगी। लेकिन जो हमारी वेराइटीज है जिसमें कि संकर कह के उनको अपने वेराइटी बोलते हैं, उसमें चारे की भी उपलब्धता पैदावार ज्यादा होती है दाने के साथ में, जो कि बराबर महत्व रखती है किसान के लिए। ठीक है शर्मा जी, आप बने रहें, आप हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, देवलाल मीणा जी राजस्थान से, उनसे बात करते हैं। देवलाल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैम, मैं मीणा बोल रहा हूँ मैम। जी देवीलाल जी बोलिए। हाँ मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कटहल की खेती करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, सवाल पूरा कीजिए। तो उसमें कौन सी मिट्टी और पानी संबंधी किस मिट्टी में उपजाऊपन अच्छा होगा जिससे अच्छी पैदावार मिलेगी मेरे को? ठीक है देवीलाल जी, बहरहाल हम बीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो कई सब्जियों के बीजों की उपलब्धता रहती है। डॉक्टर अरोड़ा कुछ बता सकते हैं इसके लिए? मैं इसका पता करके ज़रूर बता सकता हूं, पर जहां तक मुझे समझ में आया है कि उनको सॉइल हेल्थ के बारे में मालूम करना, मिट्टी के बारे में मालूम करना है। अगर कटहल के बीजों, जाहिर है कटहल की खेती करना चाहते तो उसकी बीज की भी आवश्यकता रहेगी, तो क्या राष्ट्रीय बीज निगम से वो उसकी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमें अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट भेजेंगे या अपनी जो डिमांड है वो बताएंगे तो हम उसको उपलब्ध करवा देंगे, आप जहाँ भी चाहेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरोड़ा, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो बीज उत्पादन कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि जो ये कार्यक्रम जितना अच्छे तरीके से चलाया जाएगा तभी जो बीजों की उपलब्धता है वो हो पाएगी। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तरीका होता है, बीजों की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए, उसके आधार पर कार्यक्रम किस तरह से तैयार किया जाता है और किन किन फसलों के बीजों की उपलब्धता बनानी है, ये तमाम बातें किस तरह से तय होती हैं? देखिए, बीज का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि बीज कैसे फार्मर
तक किसान तक पहुंचता है। जी। सबसे पहले हमारी एक संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका काम है नई नई तकनीक, नई नई वेराइटीज निकालना। वो वेराइटी निकालती हैं, फिर उसके बाद में बनता है, वहाँ से शुरू होता है ब्रीडर सीड, जिसको मतलब बेसिक सीड कहते हैं जी। तो वो ब्रीडर सीड से फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके फाउंडेशन सीड बनाते हैं जी। तो फाउंडेशन सीड बना के फिर वो सर्टिफाइड सीड बनाते हैं। तो कई दफ़ा सर्टिफाइड 2 भी होता है, सर्टिफाइड 1 होता है, सर्टिफाइड 2 होता है। तो मतलब 4 साल पहले हमें प्लान करना पड़ता है कि हमें सर्टिफाइड सीड कितना ज़रूरत पड़ेगा, उसके हिसाब से हम ब्रीडर सीड की डिमांड करते हैं ICAR से, या उनके पास उपलब्ध होता है वो हमें उपलब्ध कराते हैं। तो आज से 4 साल बाद की हम एस्टीमेट लगाते हैं। जैसे आज हम तकरीबन 20 लाख क्विंटल सीड बेचते हैं, तो हमारा जो एस्टीमेट है आने वाले 4 साल के बाद में हम लोग 28 लाख क्विंटल सीड बेचेंगे। तो 28 लाख के हिसाब से, उनको क्रॉप के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से ICAR से बेसिक बीज उपलब्ध होता है। फिर उस बेसिक बीज को फाउंडेशन बीज में कन्वर्ट करते हैं, फाउंडेशन बीज को फिर सर्टिफाइड में, और फिर वो बीज जो है किसान तक उपलब्ध कराया जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरोड़ा, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। आसिफ दीक्षित जी इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, मैं ये पूछ रहा था बाजरे की किस्म के विषय में जानना चाहता हूँ कि ये कब बोया जाए और इसकी बेहतर देखरेख के लिए क्या क्या होना जरूरी है। ठीक है, आइए जानते हैं। शर्मा जी बताएं, आसिफ जी जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से कि जो बाजरे की बुआई है वो कब तक कर सकते हैं और किस तरह से अच्छी उपज वो हासिल कर सकते हैं। बाजरे की बुआई मुख्य रूप से बरसात शुरू होती है, उसी के साथ में जून के आखिर से लेके, जैसे इस समय से लेकर के और 10 जुलाई तक बुआई कर सकते हैं अपन। लेकिन जो पहली बरसात के साथ में जो बुआई करेंगे उसमें फसल की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो सबसे अच्छी रहती है। जैसे जैसे अपन लेट होते हैं 10 जुलाई के बाद में, उसमें जाके पैदावार कम हो जाती है। तो मुख्य रूप से जो पहला सप्ताह है अपना जुलाई का, उसमें बुआई कर दें बाजरे की। और बुआई करते समय लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि किसान भाई कई बार क्या है, बीज की मात्रा ज्यादा काम में ले लेते हैं। 4 किलो पर हेक्टर से ज्यादा बाजरे का बीज पर हेक्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 4 किलो से ज्यादा लेने पे क्या, पौधे जो है ना वो पर हेक्टर ज्यादा रहेंगे और उनका विकास पौधे का नहीं होगा, उससे सिट्टे उसमें छोटे आते हैं। तो किसान कहता है ऐसा बढ़वार नहीं हुई और सिट्टा छोटा रह गया। तो बाजरे का 4 किलो पर हेक्टर रिकमेंडेड जो अपना है वही काम में ले, और लाइन से लाइन की दूरी इसमें बनाए रखें, और पहले सप्ताह में जुलाई में किसी भी तरह से बुआई कर दें। जी जी। तो आसिफ जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और आप जरूर इस सुझाव पर अमल करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम खरीफ बीजों की उपलब्धता के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ ही बाजरे की खेती के बारे में भी हमारी चर्चा जारी है। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप सवाल पूछकर विशेषज्ञ मेहमानों से राय ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर अरोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि जो राष्ट्रीय बीज निगम है उसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका जो लाभ है किसान वो इसके माध्यम से ले सकते हैं? देखिए, भारत सरकार द्वारा बहुत सारी किस्म तरीके की योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे हमारे किसानों को बेनिफिट हो, अपने जो कंज्यूमर हैं उनको बेनिफिट हो। दोनों की फ़ायदे के लिए बहुत सारी जो हैं ये योजनाएं चलाई जाती हैं। उसमें अगर मेन मैं बताऊं आपको तो NSM करके एक स्कीम है, नेशनल सिक्योरिटी मिशन जो है, तो उसमें दो तरीके के होते हैं। एक नेशनल NSFM जो स्कीम है, एक तो ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम के लिए होती है, दूसरी NFSM पल्सिस के लिए अलग है, और आजकल एक नई भी बनाई है NFSM न्यूट्री सीरियल्स। न्यूट्री सीरियल जैसे आपने देखे होंगे कि ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह जो हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है जिसमें डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो इसके माध्यम से पूरी हो जाती है। ठीक है। तो और एक और स्कीम होती है बीज ग्राम योजना, जिसमें 1 ग्राम को पूरे सीड विलेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वहाँ के जितने भी किसान होते हैं सारे। बीज ग्राम योजना के बारे में भी आगे हम आपसे बात करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर हम ले लेते हैं। अनिल पांडे जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अनिल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर अरोड़ा, बीज ग्राम योजना के बारे में आप बता रहे थे। देखिए, बीज ग्राम योजना में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के बीज के लिए 1 ग्राम को डेवलप कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि बीज की गुणवत्ता और अच्छी हो जाती है। तो एक ये कॉन्सेप्ट भारत सरकार की तरफ से आया है जिसमें एक पूरे गाँव को बीज के तौर पर विकसित किया जाता है, उत्पादन के तौर पर विकसित किया जाता है। तो एक ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें प्योरिटी और गुणवत्ता और अच्छी हो जाती है। और उसमें किसान, जितने भी किसान हैं उन सबको सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जाता है। और एक और है MIDH करके, जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम्स जो हैं वो MIDH की स्कीम के थ्रू आती हैं। और एक और होता है जिसमें काफ़ी सारे किसानों को मिनी किट दिया जाता है। मिनी किट होता है कि जो नई वेराइटीज डेवलप होती हैं तो उनका जो बीज है किसानों को निःशुल्क दिया जाता है, फ्री दिया जाता है। ठीक है, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं अनिल पांडे जी उत्तर प्रदेश से, आइए बात करें उनसे। अनिल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी हेलो जी। हाँ मैडम। जी अनिल जी। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। हाँ मैडम, ऐसा है कि हम देखिए हम पहले बम्बई में रहते थे। ठीक है। और फिर इसके बाद बम्बई छोड़ करके चले आए हैं गांव में। ठीक है। और आने के बाद थोड़ा खेती संभाले हैं तो 1 एकड़ हम बजरा डाले हैं। अच्छा। जबकि हमको कोई विशेष जानकारी उसके बारे में, खेती के बारे में नहीं है। ठीक है। लेकिन डाले हैं 1 एकड़ और बाजरा हमारा जमा है, मगर 1-1.5 फीट के ऊपर मतलब इस तरह से जमा हुआ है। ठीक है। और बाद में उस पीला लाल ऐसा करके बहुत पतला उदय हो रहा है, उगा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको पलट दीजिए, दूसरा बोइए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें कोई मतलब उर्वरक खाद डालें या फिर उसको पलट करके बीज डालें। तो बीज जी अनिल जी, ये बताएं कि बीज आपका अंकुरित हो गया है और जो पौधा निकला है वो लाल या पीला पड़ रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? जी हाँ, लाल ठीक है में हो रहा है। जी आइए जानते हैं।
शर्मा जी बताइए, अनिल जी की समस्या का समाधान बताइए कि क्या वजह हो सकती है कि जो बीज अंकुरित हुआ है और जो पौधा है वो पीला पड़ा है या लाल पड़ रहा है, क्या इसका समाधान है? बाजरे की फसल की बात है मैडम, मेरे को प्रश्न सुनाई नहीं दिया। जी जी बाजरे बिल्कुल की फसल की बात कर रहे हैं। जी जी, बाजरे की 1 एकड़ में इन्होंने बीज डाला है और उसकी जो बीज अंकुरित भी हो चुका है उनका कहना है, लेकिन जो पौधे हैं वो पीले पड़ रहे हैं। अगर शुरू में ही अगर बुआई करे 5 से 6 दिन ही हुए हैं और अंकुरित होते ही अगर वो पीला पड़ रहा है, जब तो उसमें पानी की उपलब्धता कम है, क्योंकि बरसात में या मॉइस्चर कम रही होगी, उसकी वजह से अगर वो जल रहा है। अगर 15 से 20 दिन की फसल हो गई है और थोड़ी बढ़वार हो गई है बाजरे की और उसके बाद में पीला पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की मात्रा उसमें कमी रह गई है, नाइट्रोजन वगैरह की या गोबर की खाद की। तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि वो 4 या 5 दिन की अगर फसल है तो वो इसलिए जल रही है कि उसमें जो मॉइस्चर की होती है, अपने नमी जो है वो भूमि में कम रह गई, उसकी वजह से वो तुरंत अंकुरित होने के बाद में वो पीला पड़ रहा है और वो जलने की तरफ है। जी, तो क्या अभी भी सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करके फसल को बचाया जा सकता है? शर्मा जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मुझे उम्मीद है कि अनिल जी ने जवाब सुन लिया होगा और अनिल जी बेहतर होगा कि कृषि विशेषज्ञ की भी राय आप ले लें, जो भी आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में होंगे, ताकि वो भी आपको बेहतर तरीके से सुझाव दे सके कि अगर पोषक तत्वों की कमी पड़ रही है तो किन पोषक तत्वों की आवश्यकता हो सकती है आपकी फसल को, और ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं। बहरहाल बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और डॉक्टर अरोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि बताएं कि आप जो बीज उत्पादन कार्यक्रम की भी हम बात कर रहे थे, ऐसे में जो खरीफ 2020 जो है उसमें किस तरह से बीज उत्पादन कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं, ताकि अगले वर्ष जो खरीफ के बीज है वो समय से और पूरी मात्रा में किसानों को उपलब्ध हो जाए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो खरीफ 2020 चल रहा है, जिसके लिए सर्टिफाइड बीज, प्रमाणित बीज हमारे पास हैं, 3,15,000 क्विंटल के करीब हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी जो नेक्स्ट ईयर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिनका बीज हम बनाना शुरू किया है, वो हमने प्लान किया है कि अगले साल में हमारे पास लगभग 6,80,000 क्विंटल के करीब बीज होगा। हमने लक्ष्य रखा है, मतलब तकरीबन इसके साथ होता है, वो तो मौसम पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट हमने जो प्लान किया है कि अगले साल खरीफ में हमारे पास 6,80,000 क्विंटल के करीब बीज होगा। उसके अंदर अगर मैं डिटेल बताऊं कि कौन कौन से फसलें होंगी, तो 1,80,000 क्विंटल तकरीबन धान होगा हमारे पास, 9,000 क्विंटल रागी होगी, 1,15,000 क्विंटल मूंगफली होगी, 2,31,000 क्विंटल के करीब सोयाबीन होगा, 16,000 क्विंटल उड़द होगा, 40,000 क्विंटल मूंग होगा, 22,000 क्विंटल अरहर, 12,000 क्विंटल चारा मक्का, 5,000 क्विंटल ज्वार, 20,000 क्विंटल हरी खाद मतलब आज नया कॉन्सेप्ट आया कि ग्रीन मैन्योर जिसको बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। एक 20,000 क्विंटल वो भी है, उसका आजकल किसानों को बहुत फायदा हो रहा है और हमारे यहाँ पे भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो 30,000 क्विंटल करीब अन्य फसलें होंगी, जिसमें आप माने तिल है, नाइजर है, मोठ है, ज्वार है, छोटा अनाज है। ये बहुत सारे बीज हमारे पास अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं, जो किसानों के लिए उपलब्ध होंगे अगले 2021 में। और इनके अतिरिक्त सब्जियों के अच्छे गुण वाली वेराइटीज भी हम डेवलप कर रहे हैं, जो अगले साल किसानों को इजीली उनके डोर स्टेप पे, उनके दरवाजे पे उपलब्ध होंगी। तो ये एक प्रोग्राम है जो हमने अगले साल के लिए तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा हमने लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसी तरह से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।